Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 7th of April 2022, Thursday. Motivation of the day is the best way out is always through. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4 of Business Standard. Debt trustee units of SBI, Axis, IDBI under CCI lens. रिसेंटली एक ग्रुप जो कि ट्रस्टी यूनिटशिप को रिप्रेजेंट करता था उसने सीसीआई में कंप्लेन करी थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक में कुछ माल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, कुछ कोलिजन चल रहा है जिससे कि जो ट्रस्टी यूनिट्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है वो हैम्पर हो रहा है। उसी को लेकर के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्राइमा फेसी ये पाया कि दैट देयर इज अ कोलिजन ऑन फी एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट दीज 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया है फॉर द सस्पेक्ट कोलिजन ऑन फीस। और अगर इन तीनों ही फाइनेंशियल कंपनीज को देखा जाए तो एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी, एक्सिस ट्रस्टी एंड आईडीबीआई ट्रस्टीशिप, ये तीनों ही कंपनी जो हैं मार्केट लीडर हैं इस बिजनेस सेगमेंट में। एंड दीज ट्रस्टी companies are actually rendering a trustee services for not just debt security but also for real estate and other types of investment. तो उनका hundreds of billion dollars का business है and they are actually seeing the investment of this amount just to protect the interest of investors. तो इन्हीं के ग्रुप ने जो ट्रस्टी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है कंप्लेन करी है इन 3 ट्रस्टी कंपनीज के अगेंस्ट सीसीआई में कि देर इज सर्टन माल प्रैक्टिसेस, देर इज सर्टन कोलिजन दैट इज गोइंग ऑन। और उस कोलिजन की वजह से, उस माल प्रैक्टिसेस की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं हॉल्ट हो रहा है। एज पर द इंडियन रेगुलेशन, कंपनीज रेजिंग डेट, जो भी कंपनी डेट उठा रही है मार्केट से, दे नीड टू अपॉइंट सो कॉल्ड डिबेंचर ट्रस्टी. And the main function of this debenture trustee company is to protect the right of investors, debentures holders. And against these, trustee company charge a fee from the company issuing a debt and make independent due diligence check on them. So basically ये कंट्रोल मैकेनिज्म है जहाँ पर ट्रस्टी जो है वो जो डेट इशूइंग कंपनी है उस पर ड्यू डिलिजेंस या कंट्रोल रखता है, जिससे कि इन्वेस्टर्स के जो राइट है, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी को डेट दिया है, लोन दिया है, ऐसे इन्वेस्टर्स के राइट कहीं पर भी हैम्पर ना हो। और उसके लिए ट्रस्टी कंपनी जो है वो पर्टिकुलर कंपनी से फीस भी चार्ज करती है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन उठा होगा, डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर्स बेसिकली अ फॉर्म ऑफ डेट। जब कंपनी डेट के फॉर्म में मार्केट से पैसा उठाती है तो वो डिबेंचर्स इशू करती है। सो डिबेंचर इज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी इशू बाई, इट कुड बी इशूड बाई any business or organization to raise money for long term activities, and it is a form of debt capital, so it is accounted for as debt on the balance sheet of the issuing company. So for long term growth and prospect, company basically take the loan from the market and against which it issues the debenture. So debenture is a marketable instrument. And what is debenture trustee? Debenture trustee is an entity that secure any issue of debentures of a body corporate for the benefits of investors. तो बहुत अगर सिंपल फॉर्मूला में मैं बताऊं तो डिबेंचर ट्रस्टी जो एंटिटी होती है दैट बेसिकली वर्क एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन अ इशूअर कंपनी एंड द डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर मीन्स द इन्वेस्टर्स, दोज हु आर गिविंग लोन टू द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर. एंड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिबेंचर ट्रस्टी इज मैंडेटरी in case of a debenture or bonds with maturity beyond the 18 months, irrespective of whether debenture bonds are secured or not. So if any company is issuing bond or debenture maturity period more than 18 months, that particular company has to appoint a debenture trustee.
So, debenture trustee is a liaison between a issuer company and the debenture holders who hold the secured property on behalf of the issuer company, which is mortgaged in favor of the debenture trustee to protect the interest of the debenture holders. So basically, this particular entity is a intermediary, work as an intermediary, and they just focus on the interest and the benefits of the investor. और किसी भी तरह के अगर माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो ये ग्रुप जो है वो अथॉरिटीज़ में कंप्लेन भी कर सकता है, और यही हुआ है. एंड अगेंस्ट दिस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट SBI, एक्सिस बैंक एंड IDBI बैंक. तो ट्रस्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो बेसिकली ट्रस्टी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती है. द एसोसिएशन हैज़ लॉन्च्ड अ कोर्ट चैलेंज इन मुंबई दैट सीक्स टू क्वैश द एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टिव. इट हैज़ टर्म्ड इलीगल एंड कैप्रिशियस अकॉर्डिंग टू द कोर्ट फाइंडिंग. तो उसी को लेकर के CCI ने अब इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया. लेट्स सी हाउ दिस इन्वेस्टिगेशन will proceed. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4. ADB retains India's GDP forecast for financial year 23 at 7.5%. एक तरफ जहाँ पर बहुत सारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है, GDP फोरकास्ट है, उसको स्लैश डाउन कर रहे हैं. वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वेडनेसडे को प्रोजेक्ट किया है कि जो इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 23 की GDP ग्रोथ है वो 7.5% तक रहेगी ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ग्रोथ. तो इस स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को रीज़न देते हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि इंडिया इज गोइंग टू अचीव 7.5% GDP ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 23. एंड द प्रोजेक्शन फैक्टर इन द इम्पैक्ट ऑफ रशिया इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन विच will be largely felt indirectly through higher oil prices. तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये कहना है कि जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है उसका इम्पैक्ट इंडिया में इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं मिलेगा. इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किसके थ्रू? हायर crude oil prices. Apart from it, ADB has also assumed that the severity of the COVID-19 pandemic will subsidize and vaccination rate will be higher, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज करेगा, और इसी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की वजह से इंडिया विल बी एबल टू अचीव 7.5% GDP growth rate. And ADB has retained the previous forecast for India. प्रीवियस कितनी थी? 7.5 ही थी. तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो वेडनेसडे को रिलीज होता है उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की GDP फोरकास्ट को स्लैश डाउन नहीं किया है, जबकि जो अदर एजेंसीज हैं, अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे हैव बीन पेयरिंग डाउन देयर ग्रोथ प्रोजेक्शन बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस. तो चाहे इकरा हो, चाहे फिच हो, मूडीज़ हो, इंडिया रेटिंग हो, अप्रॉक्सीमेटली सभी रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया को लेकर के जो ग्रोथ फोरकास्ट करी थी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 उसको स्लैश डाउन किया था बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, बिकॉज ऑफ द एलिवेटेड कमोडिटी प्राइसेस, सप्लाई चेन डिसरप्शन. बट फिलहाल के लिए ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो सपोर्टिव पॉलिसी जो RBI और गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रहा है, उसकी वजह से वैक्सीनेशन बढ़ेगा, पैंडमिक के जो इम्पैक्ट हैं वो रिड्यूस डाउन होंगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा और इंडिया विल बी एबल टू अचीव 7.5% GDP ग्रोथ रेट. तो कहीं ना कहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये बोल दिया है कि जो इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 23 की जो ग्रोथ होगी दैट विल बी ड्रिवन बाय द इन्वेस्टमेंट. और इसमें दोनों ही इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट अपना रोल प्ले करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल कम फ्रॉम द पब्लिक एंड दैट विल प्ले अ कैटलिस्ट रोल. तो अगर हम अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के फोरकास्ट को देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 7.7 के या 6.5 के आसपास है. तो दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट दैट एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज डन इन केस ऑफ इंडिया. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किस पर्टिकुलर कंट्री ने फॉर्म किया है, क्या इंडिया में है या किसी फॉरेन कंट्री में है. व्हाट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB. And these are the other projection by ADB: GDP, inflation and current account deficit as a percentage of GDP. तो ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपैरिजन है. फाइनेंशियल ईयर 22 का डेटा है. दिस इज फाइनेंशियल ईयर 23 प्रोजेक्शन एंड दिस इज फाइनेंशियल ईयर 24 प्रोजेक्शन. तो GDP का जो प्रोजेक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 23 की दैट इज 7.5. 24 के लिए 8% का प्रोजेक्शन है ADB का. इन्फ्लेशन 5.8 प्रोजेक्ट करी, थोड़ा हायर साइड पर है इन कंपैरिजन टू द अदर एजेंसीज.
और फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए इन्फ्लेशन हेयर मीन्स CPI का जो प्रोजेक्शन है वो 5% का है। इसी तरह अगर कैट की बात करी जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट 2.8% का प्रोजेक्शन है और नेक्स्ट ईयर के लिए 1.9% का प्रोजेक्शन है। दिस वाज इन कंपैरिजन टू द फाइनेंशियल ईयर 22। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7। बैंक्स मिस ₹50K करोड़ बैड लोन ट्रांसफर डेडलाइन टू NARCL। NARCL स्टैंड्स फॉर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि एक गवर्नमेंट और इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री बैक्ड ARC है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि भी रिसेंटली ऑपरेशनल हुई है, जिसमें इंडियन जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके स्टेक हैं, गवर्नमेंट का भी स्टेक है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर परपेचुटी, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एंड अभी रिसेंटली NARCL ने ऑपरेट करना शुरू किया और उसका बेसिक जो फंक्शन है वो यही है कि जो बैड लोन है इंडियन इंडस्ट्री में या इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में, उसको रिकवर करना, बैड लोन्स को कन्वर्ट करना वायबल फाइनेंशियल असेट्स में। तो रिसेंटली 31 मार्च जो था वो एक डेडलाइन सेट करी गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें 50,000 करोड़ का जो बैड लोन है वो NARCL को ट्रांसफ़र करना था फेज़ 1 में, अंडर फेज़ 1 में, जिसमें 15 अकाउंट्स इंक्लूडेड थे। तो 15 अकाउंट्स का जो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ का बैड लोन था वो NARCL को ट्रांसफ़र करना था बिफोर 31 मार्च, जिसकी जो 31 मार्च स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये डेडलाइन सेट करी थी। बट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस सम ऑफ द अकाउंट टुक टाइम एंड बैंक्स आर नॉट एबल टू अचीव दिस टारगेट। 31 मार्च की जो डेडलाइन सेट करी गई थी, बैंक्स उस डेडलाइन के तहत 50,000 करोड़ का बैड लोन ट्रांसफ़र नहीं कर पाए NARCL को, जो कि फर्स्ट फेज का रिकवरी प्रोसेस था। अप्रॉक्सीमेटली 38 नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसके तहत NARCL will recover approximately 82,845 करोड़, 82,845 करोड़ का बैड लोन जो है वो NARCL रिकवर करेगी। और ये प्लान किया गया था कि फर्स्ट फेज में 50,000 करोड़ का बैड लोन जो है वो बैंक्स जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे NARCL को, और NARCL की रिकवरी या जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट करेगी। इसके बाद सेकेंड फेज में रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। फर्स्ट फेज के लिए 31 मार्च की डेडलाइन रखी गई थी, बट बैंक्स का ये कहना है कि बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि टाइम ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं वो इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के तहत बैड लोन्स को, बैड अकाउंट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। और अगर ये डेडलाइन मिस हुई तो डेफिनेटली जो रिकवरी प्रोसेस है NARCL की, वो भी रिजोल्यूशन जो प्रोसेस है वो भी मिस होगी, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इनटू दिस प्रोसेस। बैड लोन्स की रिकवरी या उसके जो भी सेटलमेंट है उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र होगा, देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टेक होल्डर, सबको इन्वॉल्व करना है, RBI से अप्रूवल मिलेगा, इसके बाद गवर्नमेंट हैज़ टू क्लियर द गारंटी। सो ऑल दीज थिंग्स विल टेक टाइम एंड इफ़ एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर स्टेप्स गेट स्टक्ड तो पूरी जो प्रोसेस है वो डिलेड हो जाती है, ऐसा बैंक ऑफिशियल्स का कहना है, जिसकी वजह से जो एक्विजिशंस ऑफ असेट्स है वो नहीं हो पा रहा। तो बहुत लेंदी प्रोसेस होती है बैंक्स को ट्रांसफ़र करना भी, और इसके बाद जो NARCL जो प्रोसेस फॉलो करेगी वो भी बहुत लेंदी प्रोसेस होगी। तो अगर बैंक्स खुद ही ये 31 मार्च की डेडलाइन नहीं अचीव कर पाए हैं बिकॉज ऑफ द ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, तो ये आगे की जो प्रोसेस है, रिकवरी प्रोसेस, सेटलमेंट प्रोसेस NARCL में, ये भी टाइम लेगी, ये भी डिले होगी। एंड सोर्सेज सेड द ड्यू डिलिजेंस फॉर द 14 अकाउंट्स आर गेटिंग ओवर एंड बैंक्स विल कम अप विद द बाइंडिंग ऑफर इन अ मंथ्स। तो बैंक्स के अपने अदर एक्सक्यूजेस हैं। बैंक्स का कहना है कि बहुत ये जो प्रोसेस है दैट्स वेरी लेंदी, नई NARCL आई, उसके रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो करना, देयर आर लॉट ऑफ रूल्स रेगुलेशन, किसी भी अकाउंट को बैड अकाउंट में कन्वर्ट करना, फिर उसे NARCL को बेचना, इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ये जो मार्च 31 की डेडलाइन थी ये मिस हुई है। बट अप्रॉक्सीमेटली 14 जो अकाउंट्स हैं वो ऑल सेट हैं, और बहुत जल्दी जो बैंक हैं वो इन 14 अकाउंट्स को ट्रांसफ़र करेंगे NARCL को। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7। सर्विसेज सेक्टर PMI राइजेस टू 53.6 इन द मंथ ऑफ मार्च। रिसेंटली हमने मैन्युफैक्चरिंग PMI के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि पिछले फरवरी मंथ के कंपैरिजन में जो मार्च का मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो डाउनग्रेड हुआ है।
उसमें हमने इंटरनेशनल जो एक कंपनी है PMI जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को पब्लिश करती है उसके बारे में डिस्कस किया था. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्राइवेट सर्वे दैट इज डन बाय द IHS मार्केट. जो पिछली हमने डिस्कस करी थी मैन्युफैक्चरिंग PMI, वो हमने डिस्कस करी थी S&P जो पब्लिश करती है. दैट वाज द इंटरनेशनल PMI. ये हम डोमेस्टिक इंडिया में जो पब्लिश होती है उसकी बात कर रहे हैं. तो इंडिया की अगर सर्विस PMI की बात करें उस समय भी हमने डिस्कस किया था कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अगर 50 से ज़्यादा होता है तो वी एक्सपेक्ट द एक्सपेंशन इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर. कम होता है तो इन दैट केस वी एक्सपेक्ट द कॉन्ट्रैक्शन इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर. तो अभी रीसेंट डेटा पब्लिश किया है IHS मार्केट ने, एंड एज पर द रीसेंट सर्वे बाय पब्लिक प्राइवेट कंपनी, इंडिया सर्विस एक्टिविटी इन मार्च विटनेस अ स्ट्रॉन्गेस्ट रेट ऑफ एक्सपेंशन सिंस दिसंबर. तो दिसंबर से अगर कंपेयर किया जाए तो जो सर्विस PMI आया वो अभी तक का सबसे ज़्यादा है. सो आफ्टर अ सब्सटैंशियल स्लो डाउन इन द ग्रोथ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जनवरी फरवरी में जिस तरह से डाउन हुआ था सर्विस सेक्टर बिकॉज ऑफ द न्यू वेव ऑफ द पैंडेमिक, बट इस बार जो डेटा आया है, इस मार्च मंथ का जो डेटा आया है, दैट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्ग रेट ऑफ एक्सपेंशन. सो बिजनेस कॉन्फिडेंस हाउएवर रिमेन सबड्यूड ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ऐसा कहना है IHS मार्केट का, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट एंड बिकॉज ऑफ द अदर सप्लाई साइड फैक्टर्स कॉज्ड बाय रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला है सर्विस PMI में, लेकिन जो डेटा रिलीज हुआ है दैट शोज द PMI फॉर सर्विस फॉर मंथ ऑफ मार्च रोज टू 53.6 फ्रॉम 51.8 इन द प्रीसीडिंग मंथ. यानी फरवरी में 51.8 था सर्विस PMI, जो कि इंक्रीज होकर के 53.6 आ गया है. सो स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन रजिस्टर किया है सर्विस PMI ने, सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ने. And India's manufacturing PMI moderated in the month of March as companies said production expanded slowly and the new export orders declined. हमने डिस्कस भी किया था, जो कि S&P पब्लिश करती है जो रिपोर्ट उसके तहत. तो फिलहाल के लिए इंडिया के सर्विस सेक्टर में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है. क्यों? इसका रीज़न साफ है कि जो इस तरह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट सर्विस सेक्टर पर नहीं दिखता इन कंपैरिजन टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखता है इन सारे फैक्टर्स का. इसके अलावा जो न्यू ऑर्डर्स हैं इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर, मोर स्पेसिफिकली IT, वो बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुए हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो न्यू ऑर्डर्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, स्पेशली इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन एक्सपेंशन नहीं किया है. जबकि सर्विस सेक्टर के केस में ऐसा नहीं है. कंपनीज आर continuously getting new orders, and that is why this particular sector has registered the strongest expansion since December. So this is the graph for service PMI since January 2022 March 2022, and this the sharpest fall that you are seeing is during the first wave of COVID-19 पैंडेमिक. इसके बाद से सर्विस सेक्टर में रिकवरी देखने को मिली. सेकेंड जो ये हमें ये डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है दैट इज़ इन केस ऑफ सेकेंड वेव ऑफ COVID-19. हालांकि इसके बाद से थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली. दिसंबर के बाद से ये शार्पेस्ट रिकवरी है इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. 10 years bond yield near 7% ahead of MPC meet. 10 years गवर्नमेंट बॉन्ड, जिनको हम बेंच मार्क भी बोलते हैं, दे एक्चुअली सेट द बेंच मार्क फॉर द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन इंडिया. तो अगर बात करें 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, तो उसकी ईल्ड 7% तक पहुंच गई है अहेड ऑफ द RBI मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे. क्योंकि फ्राइडे को मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू मीटिंग शेड्यूल है. उससे पहले जो 10 ईयर के गवर्नमेंट बॉन्ड है उनकी यील्ड 7% तक पहुंच गई है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड अदर अनकंट्रोलेबल फैक्टर कॉजिंग इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन. तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अब जो 6 मेंबर्स की कमेटी है फ्राइडे को मिलने वाली MPC कमेटी, दैट कैन टेक सर्टेन डिसीजन टू control the inflation, to control the yield rate in the Indian economy. तो वेडनेसडे को जो 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड होता है उसका यील्ड रेट 6.92% पर क्लोज डाउन हुआ. दैट इज अप फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज. प्रीवियस क्लोज कितना था? 6.90.
और जिस तरह से गवर्नमेंट का प्लान है, हमने डिस्कस किया था, फिर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ एनालिसिस, आपको पता होगा गवर्नमेंट ने बोला कि जो फर्स्ट हाफ है उसमें गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 59% की बोरोइंग करेगी। जो बोरोइंग टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है फाइनेंशियल ईयर 23 के फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट 59% का बोरोइंग कर लेगी। और जिस तरीके से ये प्राइजेस बढ़ रहे हैं, यील्ड रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए जो बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने वाली है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज़ गोइंग टू इंक्रीज। डेफिनेटली एक्सपर्ट्स का कहना है कि आरबीआई विल टेक सर्टेन डिसीजन on this increasing yield rate. Last time the yield on 10 years bond reached such level was on June 26, 2019 when it just 6.93%. तो इससे पहले 2019 जून 2019 में ये ट्रेंड देखने को मिला था। और इसी के साथ में एक और न्यूज़ दी हुई इंडाइसिस के केस में, यहाँ पर बेंचमार्क इंडाइसिस जो इंडिया की हैं वो डिक्लाइन हुए फॉर द सेकेंड डे इन अ रो एज यूएस बॉन्ड यील्ड रोज अमिड द वरीज ऑफ रिडक्शन इन यूएस फेडरल रिजर्व $9 ट्रिलियन बैलेंस शीट। तो उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे इंडियन इंडाइसिस पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसा एक अनसर्टनिटी और एक ऐसा र्यूमर टाइप का जनरेट हो रहा है कि जो यूएस फेडरल रिजर्व है उसके रिजर्व्स में थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है। एंड द रिस्कियर असेट्स करेक्टेड आफ्टर फेड गवर्नर commented that central bank would start balance sheet reduction at a rapid pace as soon as next month. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बंधन लेड ग्रुप टू बाई IDFC-MF बिस फॉर रुपीज 4,500 crores. A consortium led by the Kolkata-based Bandhan Group are actually going to acquire the IDFC Asset Management Company from IDFC Limited. 4,500 करोड़ में ये डील फाइनल हुई है, जहां पर एक कंसोर्शियम, नॉट ओनली द बंधन बैंक अलोन, but the consortium by the complete Bandhan Group is going to buy this or acquire this IDFC Asset Management Company. 4,000 करोड़ में इसका एक्विजिशन होने वाला है. The acquisition will definitely pave the way for Bandhan Group to enter into the country's growing mutual fund industry. और इसके एक्विजिशन के बाद बंधन जो है वो म्यूचुअल फंड के जो इंडस्ट्री है उसमें एंटर कर जाएगा. अगर कंसोर्शियम की बात करें तो कौन कौन से इसमें कंपनीज इन्वॉल्व हैं इस कंसोर्शियम में बंधन ग्रुप के, जो कि IDFC को बाय करने जा रहे हैं? Bandhan Financial Holdings, the promoter of Bandhan Bank, Singapore Sovereign Fund, GIC, Chris Capital, all these are the significant participants into this particular consortium. हालांकि बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल पेंडिंग हैं, बट यस ऐसा लाइकली है कि अप्रूवल मिल जाएगा बंधन लेड कंसोर्शियम को. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. ड्यूरिंग कोविड free food helped rein in poverty, IMF paper. So Union government food subsidy program has helped blunt the impact of COVID crisis on the poor and also ease the poverty rate since its introduction in 2013, जिसकी वजह से जो पैंडेमिक का इम्पैक्ट रहा वो थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है. ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट. एज पर द IMF रिपोर्ट टाइटल पैंडेमिक पॉवर्टी इनइक्वालिटी एविडेंसेस फ्रॉम इंडिया. और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट और पब्लिश हुई थी थोड़े टाइम पहले, जिसमें यह कहा गया था कि पैंडेमिक ने अप्रॉक्सीमेटली 75 इंडियन पीपल को इंडिया में पॉवर्टी में डाल दिया, पॉवर्टी में धकेल दिया. उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को ये IMF की जो रिपोर्ट है ये डिस्प्यूट करती है या अपोज करती है. इस रिसर्च में क्या कहा गया था कि 70 मिलियन पीपल वर पुश टू पॉवर्टी इन 2020 बिकॉज ऑफ द कोविड लेड डिसरप्शन. जबकि IMF ने जो रिपोर्ट पब्लिश करी है पैंडेमिक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट के जो फूड सब्सिडी प्रोग्राम चले थे यूनियन गवर्नमेंट का जो 2013 से चल रहे हैं, उसकी वजह से जो पैंडेमिक का इम्पैक्ट रहा पावर BPL सेगमेंट पे या मार्जिनलाइज सेगमेंट पे वो बहुत ज़्यादा कम रहा. उसने बहुत हेल्प करी गवर्नमेंट को, इसके अलावा इंडिविजुअल्स को पॉवर्टी से रिकवर करने में एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक. एंड वन ऑफ द ऑथर ऑफ IMF स्टडी is the former chief economic advisor Arvind Veeramali said 15 to 25 million Indians were pushed into poverty during 2021, but the impact of that was offset by the free distribution of food item to 800 million people during pandemic. तो IMF की रिपोर्ट जो रिसेंटली पब्लिक फ्यू की रिसर्च की जो रिपोर्ट है उसको थोड़ा सा अपोज करती है.
and this is the graph that is given by IMF on purchasing power parity during the pandemic. अब देख लेते हैं next clip, 5G auctions unity on pricing. Telecom Regulatory Authority of India tries all set to come up with recommendation on 5G spectrum in upcoming few days. Stakeholders are divided on number of issues. जबकि ट्राई जो है अपनी रिकमेंडेशन ला रहा है 5G ऑप्शंस को लेकर के, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, दे आर एक्चुअली डिवाइडेड ऑन न्यूमरस इशूज़ एक्सेप्ट वन. एक इशू उनका, उस पर उनका यूनानिमस कंसेंसस है, विच मैटर मोस्ट द प्राइसिंग. तो बहुत सारे इश्यूज पर उनके अपने अपने सजेशन, लेकिन प्राइसिंग को लेकर के जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे ऑल हैविंग द यूनानिमस व्यू. क्या व्यू है? वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और रिलायंस जियो जैसे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका, दे विल बी पेइंग क्लोज टू ग्लोबल बेंचमार्क ऑफ 5G स्पेक्ट्रम प्राइसेस, मेकिंग द रोलिंग आउट ऑफ 5G नेटवर्क मच चीपर. सिंपली जो फीस उनसे चार्ज करी जा रही है, यूनिवर्सल फंड ऑब्लिगेशन है, कई तरह के जो स्पेक्ट्रम के चार्जेस हैं, उसको वो ग्लोबली, जो ग्लोबल बेंचमार्क है उससे रिलेट करना, जो ग्लोबली प्रेवलेंट रेट है, ग्लोबली प्रेवलेंट प्राइस है, उस पर वो नेगोशिएट कर रहे हैं. उनका कहना है कि ट्राई शुड adopt such a pricing mechanism that is parallel with the global benchmark, and if their demands on what the base price should be accepted, the telecoms have to spend only between 2,460 to 4,920 crore for 100 megahertz for pan India in case of mid-band spectrum, and that too installment across 30 long years. तो 30 सालों तक ये इंस्टॉलमेंट में इस अमाउंट को पे करेंगे फॉर 100 मेगाहर्ट्ज मिड बैंड स्पेक्ट्रम, और जिसमें 5 से 6 साल का मोराटोरम पीरियड भी है. तो इसी की डिमांड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कर रहे हैं. उनका कहना है कि जो बेंचमार्क ग्लोबल प्राइसेस, जो ग्लोबल प्राइसिंग मैकेनिज्म है, उसी के अकॉर्डिंग ट्राई जो है वो 5G सर्विसेज को लॉन्च करे. द रीज़न इज दैट टेलीकॉम जॉइंटली आस्क फॉर द gigantic reduction of 90 to 95 of the base price for the mid-band 5G spectrum of what the regulator had recommended in 2018. भले ही कितने अदर इश्यूज पर उनके डिस्प्यूट हो, लेकिन प्राइसिंग को लेकर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब एक साथ हैं. एंड दिस इज द 5G ऑक्शन प्राइस इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज. यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और ऑस्ट्रिया में कितना कितना ऑक्शन प्राइस है, स्पेक्ट्रम प्राइस है, एंड स्पेक्ट्रम प्राइस है इन इंडिया कितना कितना है. You can just see the table just to have the understanding कि why these telecom companies are actually demanding for it. आप देखें तो बहुत ज़्यादा difference है in case of other countries और the counterpart countries, और उसी को लेकर के जो telecom companies हैं, they are demanding try that auction price should determine on the basis of global benchmark pricing. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.